हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई की फिक्स प्रीपोजिशन। अब क्या इसके ऊपर एयरफोर्स एक्स वाई का मोहर लग गया? नहीं। अगर आपको फ्यूचर में कोस्ट गार्ड का एग्जाम देना है उसके लिए हेल्पफुल है, आपको नेवी एसएसआर की देनी है उसके लिए भी है, अगर किसी को एसएससी जीडी देने वाला है और वो स्पेशली इंग्लिश को टारगेट कर रहा है तो फिर उसके लिए भी है। हमने मेन टारगेट किया एयरफोर्स सेक्शन वाई को, ठीक है। चलो, और डिफेंस एग्जाम को कह लो, इसको स्टार्ट करेंगे। और इसकी पूरी पीडीएफ जो होगी ना, सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, पूरी पीडीएफ कहने का मतलब पेड पीडीएफ की तरफ मत। मैं उंगली पकड़ा रहा हूँ, उंगली ही पकड़ना और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप इसकी जो मैं प्रीपोजिशन की जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप व्हाट्सअप करके मत मांगने लगना, ठीक है। वहां पे हमारी टीम मेंबर के पास नहीं होता ये सब पीडीएफ, ये मैं अपलोड करता हूँ टेलीग्राम पे या फिर दूसरा कोई मेंबर करता है। जो पीडीएफ सेल करते हैं, जो हमारी पेड पीडीएफ है, उनके पास ये सभी पीडीएफ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है @@of_study। और आपको देखना ना, उसमें जब फाइल वाले ऑप्शन में जाओगे तो बहुत ही सारा है। आपको इससे पहले जो मैंने टॉप 52 रूल्स कराए थे ग्रामर, उसकी भी पीडीएफ वहीं पे अपलोड कर रखी गई है। तो टेलीग्राम पे सर्च करो @@of_study, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए जहां पे हमारी वोकैबलरी की इंग्लिश की पीडीएफ है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पैसेज वगैरह की प्रैक्टिस पीडीएफ है, इनको बाई करनी है तो व्हाट्सअप करो, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ से देखने के लिए मिलने वाले। साथ में रीजनिंग की पीडीएफ होगी रगा के लिए, मैथ की पीडीएफ होगी रगा के लिए, और करंट अफेयर एंड जीके की पीडीएफ होगी रगा के लिए। तो सारे पीडीएफ को एग्जाम से पहले आप 2 बार खाली बना के जाओ। लास्ट टाइम में ये पीडीएफ बहुत मतलब कहते हैं ना स्ट्रांग होता है, स्ट्रांगली मतलब आपको सपोर्ट करती है। आपको इतना मतलब इंप्रूव कर देगी आपके मार्क्स को ना, मतलब कहते हैं ना कि आप एक बार इसको बना के जाओ, लगेगा कि एग्जाम के जो क्वेश्चन है ना सेम टू सेम एकदम एग्जैक्टली वही पैटर्न है, वही सारा कर रहे हो जो आप पीडीएफ के अंदर आपने किया था। और बहुत कम टाइम के अंदर सवाल आपके बनने वाले हैं। खाली प्रैक्टिस होना चाहिए पीडीएफ को, एटलीस्ट मैथ रीजनिंग करंट अफेयर जीके 2-2 बार। और इंग्लिश जितना बार हो जाए, इंग्लिश तो भैया जितना बार हो जाएगा बेटर रहेगा, तो एटलीस्ट इसको भी 2 बार कर ही लेना, ठीक है। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना, और व्हाट्सअप करके सारे पीडीएफ की प्राइस है 220 रुपीज, मतलब 200 रुपये 220 रुपये में ऑल पीडीएफ है। बाकी आपको अलग अलग पीडीएफ लेना है वो भी मिल जाएगी। सबसे पहला हम देखते हैं ना, पहले नंबर पे वेट के साथ क्या होता है। देखो एक चीज मैं यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलोगे सर क्या इंपॉर्टेंट है? वेट माने क्या होता है? वेट का मतलब होता है इंतजार करना, ठीक है। तो वेट के लिए तो ठीक है, हम फिक्स प्रीपोजिशन लगाते हैं फॉर। अगर किसी का वेट कर रहे हो तो कहना कि श्याम वेटेड फॉर यू, श्याम जो है ना तुम्हारा वेट किया। लेकिन इसी को ना पता है एग्जाम में क्या करते हैं, अवेट फॉर दे देते हैं, ठीक है। नोट करना, अवेट के साथ ना फिक्स प्रीपोजिशन नो नहीं आता है, ठीक है। सॉरी, अवेट के साथ फोर नहीं आता है। अवेट के साथ फोर का यूज नहीं होता है। आपको पता है अवेट का मतलब भी होता है इंतजार करना, ठीक है। और वेट फॉर का भी मतलब होता है इंतजार करना। तो कुल मिला के अवेट का मतलब ही हो गया वेट फॉर, ठीक है। अवेट का मतलब क्या हो गया भाई? वेट फॉर, ठीक है। इसका मतलब ही हो गया। तो वेट अवेट के साथ जो मतलब आप अवेट के साथ फोर लगा दोगे, डेट विल बी सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा चीजों को। जैसे मैं कहूँ ना कि मेरी दीदी जो है ना वो मेरी मौसी की बेटी है, तो भैया वो तुम्हारी मौसी की बेटी है तो मतलब सॉरी मेरी दीदी लड़की है। तो ये चीज अगर मैं यूं कहूँ कि मेरी दीदी लड़की है, तो ये फिर कहना तो बेवकूफ़ी है। या फिर आप कहोगे ना कि मेरा भाई जो है ना वो लड़का है, तो ये कहना गलत है। या फिर आप कहोगे कि मेरी दीदी लड़की है मेरा भाई लड़का है, तो भाई जब वो भाई है तो ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि लड़का, बोलने में भद्दा आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर, ठीक है। किसी का इंतजार करना तो उसके साथ फोर लगाना तो फिर बनता नहीं। और एग्जाम में अवेट के साथ भी कभी कभार फोर कर देते हैं। या फिर फिक्स प्रीपोजिशन में पूछ लेगा अवेट के साथ क्या बोलो, क्या पूछे तो नो प्रीपोजिशन। अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ओके, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है भाई, अगला देखो, अप्रूव का मतलब होता है सहमति देना, और इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ। तो इसमें तो मैं कोई ट्रिक वैक नहीं बताने वाला हूँ, आपको रटना पड़ेगा, बहुत लिमिट में मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा ही अप्रूव्ड ऑफ माई प्रोजेक्ट, उसने मेरा प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। तो अप्रूव के साथ क्या लगता है, ऑफ, ओके। बोलते ना कि मेरे प्रोजेक्ट को सहमति, किसी चीज को सहमति या फिर किसी चीज का सहमति, तो का के अर्थ में क्या आता है, ऑफ, ठीक है। अब कहोगे किसी का वेट करते हैं, तो किसी का वेट, तो किसी का वेट नहीं करते, किसी के लिए वेट करते हो आप। एक्चुअली भले हिंदी की ऐसे की तैसे कर दो, बात अलग है, लेकिन किसी का वेट नहीं होता, किसी के लिए वेट होता है, ठीक है। अब डील से रिलेटेड समझा, डील में 2 चीजें आती हैं। डील में दो, एक डील के साथ इन भी आता है और डील के साथ विद भी आता है। तो हम डील के साथ क्या यूज करेंगे? देखो अगर कभी भी अपने को कुछ बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में कोई चीज सेल खरीद करता, मान लो आप किसी चीज का बिजनेस कर रहे हो, आप चावल का, धान का, गेहूं का, चश्मे का, या फिर आप कपड़े का, तो उस सिचुएशन में हम लोग डील के साथ इन करेंगे। लेकिन किसी के साथ अपने को व्यवहार करना है, बिहेवियर शो करना है, तो उसके साथ डील के साथ विद करेंगे। जैसे देखो ही डिल्ट इन स्पेक्टिकल्स, मतलब उसने चश्मे का व्यापार किया, क्लियर है।
चश्मे का मतलब व्यवहार किया, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है। फिर हो गया आई कैन नॉट डील विथ नॉटी बॉयज, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि मैं नॉटी बॉयज जो होते हैं उनके साथ डील नहीं कर सकता, मतलब उनके साथ मेरी जो है बनती नहीं है। ओके, मतलब उनके मतलब वो हमारे बर्दाश्त के बाहर है कुल मिला के, मतलब उनके साथ मैं व्यवहार नहीं कर सकता। तो इन डील का मतलब समझ में आ गया। अगर किसी इंसान के साथ डील का यूज कर रहे हैं व्यवहार के लिए तो डेट विल बी डील विथ। और किसी चीज गुड्स में अगर हम किसी चीज को डील कर रहे हैं तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि गुड्स अगर कोई चीज है सामान है तो वहां पे आप व्यापार कर रहे हो और इंसान का व्यापार होता है नहीं तो उनके साथ व्यवहार कर रहे हो। तो किसी चीज का व्यवहार हो रहा है तो आपको विथ लगाना है, और व्यापार हो रहा है तो इन लगाना है। ठीक है, निपटना होता है वैसे डील का, डील विथ का मतलब तो वही चीज है व्यवहार करना, बिहेवियर। फिर है डिफर, डिफर के साथ भी दो प्रीपोजिशन देखो आते हैं। डिफर के साथ फ्रॉम भी आता है और डिफर के साथ विथ भी आता है। दोनों में क्या फर्क है मैं बताता हूँ। देखो, अगर कोई चीज किसी चीज से दिखने में अलग टाइप का है, या फिर किसी चीज जस्ट लाइक कि कुछ दिखने में अलग है उसका, या फिर गुण उसका प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है, तो हम लोग डिफर के साथ फ्रॉम करते हैं। जस्ट लाइक इंडियंस आर डिफर फ्रॉम पाकिस्तानीज, मतलब इंडियंस जो है ना पाकिस्तानी से वो डिफर है, मतलब बिल्कुल भी अलग है। वहीं पे मैं बोलूँ डिफर के साथ अगर विथ आपको यूज करना है तो कैसे करोगे। इंडिया डिफर्स विद द यूएन ऑन मैटर ऑन पीओके, मतलब किसी से अलग मत रखना, अपनी वोट अपना विचार अलग है तो डेट विल बी डिफर विथ। ठीक है, कह रहा है कि यूएन के अंदर जो है ना कि इंडिया का जो वोट था किसी पीओके के ऊपर एक मैटर है वो हमारा अलग था, तो जब हम मत रखेंगे किसी चीज को लेके तो डील के साथ डिफर के साथ विथ होता है। और देखने में या फिर किसी चीज से रिलेटेड अलग है तो डिफर के साथ फ्रॉम यूज होता है। अब डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट का ही मतलब वही होता है जो डिफर होता है, तो डिफरेंट के साथ हम लोग फ्रॉम ही यूज करते हैं। ठीक है, डिफर फ्रॉम ओके, या फिर डिफरेंट फ्रॉम, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। ओके ना, चलो। अब ये क्या कह रहा है आपसे, डिपेंड का मतलब हो गया किसी चीज पे मतलब निर्भर करना, तो डिपेंड के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है, जैसे आई डिपेंड ऑन यू, और ये बहुत ईजी से आपको याद भी होगा तो इसमें मैं रगड़ूंगा नहीं आपको देरी से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको याद दिलाऊंगा, अगर आपने टॉप 52 रूल्स अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको ये चीज आसान लगेगी, अदरवाइज अपना सर खुजलाओगे। देखो, मैं जब बोलता हूँ ना, जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो एक चीज अगर मेरे को फॉलो कर दो तो पूरी क्लासेस वो किया करो, अदरवाइज मत किया करो, क्योंकि पिछली बैच में यही हुआ था जब मैंने ये प्रीपोजिशन की क्लास कराया था। ठीक है, और टॉप 52 रूल्स लोगों ने नहीं देखा था, जिसने बाद में एग्जाम देके आया और कह रहे सर आपने तो जो प्रीपोजिशन पढ़ाया था उसमें तो आया था जस्ट लाइक ऐसा। देखो, मैंने पढ़ाया था ना कि ऑन प्लस डे होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि श्याम केम टू मी ऑन मंडे, लेकिन वहां पे था ना कि ऑन लास्ट मंडे, ऐसे करके क्वेश्चन था। ठीक है, तो और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था तो उसने ऑन आंसर कर दिया, तो मैंने बोला गलत है, तो उसने बोला कैसे गलत है सर, आपने तो बोला था ना कि डे के साथ ऑन लगता है ना। तो मैंने बोला भाई अगर आपने टॉप 52 रूल्स देखे होंगे तो मैंने इसमें वो भी पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था, देखो ये जो रूल नंबर 27 में देखो, अगर मैंने कहा था ना कि नो प्रीपोजिशन प्लस लास्ट या नेक्स्ट के बाद अगर कोई मंथ या फिर डेज का नाम है, जस्ट लाइक देखो अगर मैंने बोला ना कि ही केम हियर ऑन लास्ट मंडे, अब देखो मंडे के पहले यहाँ पे अगर लास्ट आ रखा है तो उसके पहले ऑन लिखना इज इनकरेक्ट। मैं यहाँ पे ऑन को हटा दूंगा, मैं बोलूंगा ही केम हियर लास्ट मंडे। ओके ना, मैंने यहाँ पे काट दे रखा है, देखा। अगर मैं ये बोलूँ ना कि ही विल कम हियर ऑन नेक्स्ट संडे, तो डेट विल बी इनकरेक्ट, यहाँ पे ऑन नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट है। तो जब भी संडे मंडे से पहले नेक्स्ट या लास्ट हो तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। और वहीं भी मैंने रूल नंबर 28 में बताया था कि ऑन अगर है, ठीक, अगर डे के नाम के बाद या फिर मंथ के नाम के बाद नेक्स्ट या लास्ट आएगा तो फिर हम डे के नाम के पहले ऑन करेंगे। मतलब अगर मैंने ये कर दिया ना कि ही केम हियर ऑन मंडे लास्ट, तो लास्ट देखो लास्ट में चला गया। मैंने बोला ना कि ही विल कम हियर ऑन संडे नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट लास्ट में चला गया। तो ऑन और संडे के बीच में कोई और वर्ड आना नहीं चाहिए, तब जाके इनके पहले क्या आ गया, ऑन आएगा, अदरवाइज ऑन नहीं आएगा। तो भाई ने पूरा अधूरा पढ़ा और फिर जाके मेरे को ब्लेम कर रहा था कि आपने गलत बता दिया। तो ये प्रॉब्लम है लोगों के साथ। ठीक है, तो अधूरी ज्ञान जो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो अधूरी ज्ञान नहीं लेने का, पूरा ज्ञान लेने का। मैंने बोला ऑन डे होता है, जस्ट लाइक मैंने बोला श्याम केम टू मी ऑन मंडे, तो मैं वहीं पे लास्ट अगर ऐड कर दूं तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा। पूरा चीज मैंने समझा दिया, उम्मीद है समझ गया होगा। इसलिए टॉप 52 रूल्स को प्रॉपर तरीके से देखो, फिर फिक्स प्रीपोजिशन देखो, या फिर फिक्स प्रीपोजिशन देखने के बाद टॉप 52 रूल्स देखो। ये दोनों क्लासेस करो तब जाके एकदम सेटिस्फाई होना, ऐसे नहीं। और यहीं पे अगर ईयर या फिर मंथ के नाम के पहले मेरे को करना हुआ, जैसे देखो श्याम केम इन 2023, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा भाई, श्याम केम इन जून। अब इन दोनों में क्या फर्क है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब तो खैर वैसे समझाऊं मैं, क्या आपको समझ में आ ही क्या होगा। अगर इन आ रखा गया है तो मंथ के नाम के पहले आ रही है, ठीक है, ईयर या फिर मंथ के नाम के पहले इन आ रहा है, और किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ना पता है यहाँ पे मंथ हटा दो, इट विल बी इनकरेक्ट। ऑन जून नहीं होता है, इन जून होता है, तो
ये मंथ हटा दो, ठीक है। वैसे तो इसमें कुछ वैसा लोचा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डे को ही अगर रखोगे तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मंथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका रूल होता है, बट मैं आपको उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। इसका रूल भी होता है, ठीक है। इसका रूल भी है किस तरीके से मंथ के साथ करना, बट उतना आपको डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ। कम टाइम के अंदर जितनी कम चीज़ें पढ़ो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब मैं बोल रहा हूँ ऑन प्लस डेट, ठीक है। 9th नंबर पे देखो यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है आपको। ऑन प्लस डेट का मतलब क्या हो गया, श्याम केम ऑन 10th ऑफ जून, ठीक है। अब यहाँ पे 10th क्या है, 10 तारीख को, 10 जून को आ रहा है वो, ओके। तो सही समझ में आ गया ना कि जब भी ऐसा देना 10th ऑफ जून, 12th ऑफ जून, 20th ऑफ फरवरी या फिर मार्च, समथिंग समथिंग कुछ भी, तो वहाँ पे अपने को ऑन करना है। अगर मैंने कोई टाइम बता दिया, फिक्स टाइम बोला कि 10 o'clock, 4 o'clock ऐसा कुछ टाइम, तो वहाँ पे आपको एट का यूज़ करना है। मैंने कोई सीजन का नाम बोल दिया तो इन के साथ यूज़ करना है, ठीक है। इन समर, इन विंटर, इन ऑटमन। बट वहीं पे मैंने कुछ फ्रेजल चीज़ें दे रखी हैं आपको, जैसे एट सनराइज, एट सनसेट, एट नून, एट मिडनाइट, एट बेड टाइम, एट नाइट, ऑन हॉलीडे, ऑन हॉलीडे, ऑन वीकडेज, या फिर ऑन वीकेंड्स, या फिर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। तो ये द आर्टिकल को जरा याद रखना है। इन मॉर्निंग, इन इवनिंग नहीं होता, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून। तो ये सभी चीज़ों को याद रखोगे। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये 2-3 बार पढ़ोगे, चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब जो यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, देखो सबसे पहले इंजीरियस के साथ लगता है टू। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको, मतलब जैसे आप लोग देखा होगा समथिंग समथिंग, जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। जो धूम्रपान होता है वो क्या होता है, हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ओके ना। तो इंजीरियस के साथ तो आपने बहुत बार, अगर आप में से किसी ने सुट्टा उट्टा मारा होगा तो पैकेट पे देखा होगा, बट मैंने देखा, मार्क वैसा काम तो नहीं करता, बट मैंने बहुत बार देखा, ठीक है। कोप के साथ होता है क्या, विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम लोग। वी कुड नॉट कोप विद कोल्ड वेदर, ओके। किसी चीज से हम कोल्ड वेदर से नहीं निपट सकते तो कोप के साथ वहां पे विद प्रीपोजिशन आता है, ओके। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखोगे। वहीं पे अगर फिल्ड किसी चीज से कोई चीज भरा हुआ है तो डेट विल बी विथ। किसी चीज से भरा हुआ है तो फिल्ड विथ, ठीक है। जैसे आई फिल्ड द कप विथ टी, मैंने कप को किस चीज से भरा, भाई चाय से भर दिया, चाय के साथ भर दिया। तो समथिंग समथिंग किसी चीज से भर रहे हो तो आप वहाँ पे विथ का यूज करोगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज ये वीडियो ना लगभग 1 घंटे की बन जाएगी। मैं नहीं चाहता उतनी बड़ी बनाना, मैं चाहता हूँ कि इसको आधे घंटे के करीब या फिर उसी के आसपास रहे, ताकि इसका जब रिवीजन करोगे तो जल्दी हो जाए। फुल के साथ क्या होता है, ऑफ। अब देखो फिल और फुल में क्या फर्क है, यहाँ पे ध्यान सुनना। फिल्ड और फुल में देखो, फुल का मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ, और फिल्ड का मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ, ठीक है। अगर किसी चीज के अंदर कोई चीज आप डाल रहे हो, मतलब डाल के भर रहे हो, तो वहां पे विद का यूज करोगे। अब मैं इसको ये करता, कप वाज फुल ऑफ टी, मैं पूछू ना कि ये किस चीज से भरा हुआ है, ठीक है। तो आप कहोगे ना कि ये ना चाय से भरा हुआ है, और वो चीज पहले से भरा हुआ और उसका जिक्र कर रहे हो, तो ये चीज ऑफ का यूज करोगे। किस चीज से भरा हुआ है, तो चाय से भरा हुआ है। मतलब फिर मैं कह रहा हूँ कि दिस किस चीज से भरा गया है, तो चाय से भरा गया है। तो दोनों में समझ में आ रहा है क्या फर्क है। दोनों को बोलने का सेंस समझो, किस चीज से भरा है तो चाय से भरा हुआ है, और किस चीज से भरा गया है तो चाय से भरा गया है। ये चीज दोनों में थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आपको। फील्ड के साथ आएगा तो विथ, और फुल आएगा तो वहां पे फुल ऑफ और फील्ड ऑफ। तो ये वर्ड भी थोड़े से अलग अलग दिख जाएंगे आपको, एग्जैक्टली है। अब डिप्राइव्ड और बेरिफ्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज से वंचित होना। जैसे आपको मान लो सोसाइटी में हो और आपको कोई किसी चीज से वंचित किया हुआ है, ओके, मतलब आपको वो चीज़ नहीं दी गई है, तो वहाँ पे आप डिप्राइव और बेरेफ्ट का मतलब वही होता है, उनके साथ ऑफ का यूज करोगे। जैसे काना डिप्राइव्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज राइट, मतलब काना जो थे खुद को बहुत सारे अधिकारों से वंचित करके रखे थे वो, ओके ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, सुपीरियर के साथ होता है टू प्रीपोजिशन। तो ये तो मैंने टॉप 52 रूल के अंदर पढ़ाया था, ये सब तो मेरे को वो रिपीट नहीं करना होगा। तो उसके अंदर आपने देखा होगा, ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी। और वहीं पे प्रिफरेबल वाला याद रखना, प्रिफरेबल के साथ टू होता है, प्रीफर के साथ भी टू होता है। बाकी प्रायर, जूनियर, सीनियर, इंफेरियर, सुपीरियर, इनके सब के साथ टू होता है। और ये टॉप 52 रूल्स के अंदर मैंने पढ़ा दिया था, तो छोड़ा मैंने नहीं था इसको। आगे देखते हैं टॉक के साथ क्या होता है। टॉक के साथ होता है ना टू, अगर किसी चीज़ से आप बात कर रहे हो, सॉरी किसी इंसान से बात कर रहे हो, किसी चीज़ से कैसे बात करोगे। हाँ आजकल तो रोबोट से भी बात होने लगा, बट हम लोग जनरली लैपटॉप से या कंप्यूटर से तो बात करते नहीं है ना। तो मतलब किसी इंसान से बात करो तो टॉक के साथ टू के अर्थ में यूज होगा, और टॉक एक वर्ब है। ये सभी चीज़ें मैंने देखो बगल में लिख दिया है कि हर जगह तो नहीं लिखा, बस इधर इधर लिखा जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे सेम, जैसे टॉक के साथ टू का यूज़ कब करेंगे, कब, और टॉक के साथ विद का यूज़ कब करेंगे, कब। देखो टॉक का यूज़ जब हम लोग एक वर्ब की तरह यूज़ करते हैं ना,
तो टू का यूज करेंगे। कैसे समझ में आएगा मैं समझाऊंगा। और टॉक का यूज अगर आप नाउन की तरह यूज करते हो ना तो उनके साथ विथ का यूज करेंगे। अब कैसे होगा ये समझाता हूँ। वर्ब कैसे समझ में आएगा कि ये वर्ब है, कब समझ में आएगा कि नाउन है। अब यहाँ पे मैंने टॉक तो लिखा, टॉक का अलग पार्ट, और ये मैंने यहाँ पे टॉक लिखा, तो ये दोनों में कैसे समझ में आ रहा है कि ये वर्ब और ये नाउन है। भाई देखो, अब ये चीज देखो, हैड के साथ जनरली वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन फिर भी सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रखा है। ठीक है, और उसके बाद आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेगा। ये मान लो विथ ना देखे ना, आपसे ये फिल इन द ब्लैंक्स कह देगा कि भरो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। भाई उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, मैं आपसे ये पूछूं। तो उस सिचुएशन में आप ऑब्वियस चीज़ है, आपको टू का आएगा भरने के लिए और विथ भी रहेगा, तो क्या भरोगे। तो आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि हैड के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन हैड के साथ यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो ये कहीं ना कहीं वर्ब नहीं है, ये नाउन है। और वर्ब का हम लोग V1 V2 V3 बनाते हैं। देखो ये सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली V2 आ रखा है, तो ये एक वर्ब की तरह है और ये एक नाउन की तरह है। तो जब भी नाउन आएगा तो हम लोग विथ करेंगे, जब भी कोई वर्ब आएगा, वर्ब की तरह यूज होगा तो टू का यूज करेंगे। सिंपल है, इतना बेसिक से मैंने समझाया, आप समझ में आ गया होगा। लिसन के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है, डायरेक्टली बोलते हैं हेलो लिसन मी, दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, हेलो लिसन टू मी, नमस्ते मुझे सुनो। ठीक है, या फिर प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुनो। सुनो सुनो कुछ भी होता है, आओ सुनो प्यार की एक कहानी बोली, तो वो कुछ भी कह रहा है तो लिसन के साथ टू करने का। आई कह रहा है एग्री के साथ देखो दो चीजें होती हैं। अगर किसी चीज से आप किसी इंसान से एग्री हो, और या फिर किसी इंसान के किसी बात से एग्री हो, ठीक है, किसी चीज से एग्री हो, प्रपोजल से एग्री हो, तो दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं प्रीपोजिशन। जैसे किसी इंसान से आप सहमत हो, डेट विल बी विद, और किसी चीज की किसी बात से या फिर किसी के राय से, किसी के प्रपोजल से आप एग्री हो, तो उसके साथ टू होता है। जैसे देखो मैंने डायरेक्टली लिखा ना कि राधा एग्री डैश श्याम, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वो राधा जो है श्याम से एग्री है, श्याम में किसी और चीज से नहीं। अब श्याम के हर चीज से वो एग्री है, तो डेट विल बी वो विथ हो जाएगा, श्याम के साथ एग्री है। और वही भी मैंने बोला राधा एग्री टू श्याम्स प्रपोजल। ठीक है, अब मैंने बोला राधा ना श्याम के प्रपोजल से, या फिर प्रपोजल का मतलब समझ रहे हो, कोई चीज उन्होंने बताया कि हमको ये ऐसा करना चाहिए कि आप करोगे, तो ठीक है भैया हम एग्री हैं। ओके, तो किसी इंसान या किसी चीज का जिक्र कर दिया जाए तो वहां पे एग्री के साथ टू करोगे, और वो डायरेक्टली इंसान का सिर्फ जिक्र हो और उसके किसी और चीज का ना हो, तो उसके साथ हम विद का यूज करेंगे। ये सब इंसानी भाषा में समझा रहा था, समझ में आ जाना चाहिए। सजेस्ट के साथ आपको टू का यूज होता है फिक्स प्रीपोजिशन में। सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना, अब रट जाना सभी चीजों को। ठीक है, सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना। ओके, और उनके साथ टू का यूज होता है। जैसे माई टीचर सजेस्टेड टू मी टू वर्क हार्ड, मेरे टीचर ने मेरे को क्या सलाह दिया भाई कि तुम कठिन मेहनत करो या फिर हार्डवर्क करो। ओके, वहीं पे एबल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे ना सिर्फ फिक्स प्रीपोजिशन से एरर दिए जाते हैं, इसको एरर भी दिया जाता है, और इसके साथ साथ ना आपको प्रोनाउन से रिलेटेड भी एरर दिए जाते हैं। यहाँ पे देखो एबल जब भी एग्जाम में आएगा, एबल हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, वैसे बहुत सारे वर्ड है, फिलहाल मैं आपको एबल से रिलेटेड समझा रहा हूँ। एबल का मतलब होता है लाभ उठाना, और इसके साथ ना ऑफ आता है प्रीपोजिशन हमेशा। लेकिन एबल के जस्ट बाद ना डायरेक्टली ऑफ नहीं आता है, एबल के जस्ट बाद ना कोई एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ से निकल के आएगा, तो जो शुरू में सब्जेक्ट होगा उसके लिए। तो श्याम एक इंसान है, एक इंसान है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का हम लोग क्या निकालते हैं, जैसे कोई लड़का है तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। लड़की होती तो हर सेल्फ, कोई निर्जीव होता तो इट सेल्फ, वन रहता अगर सब्जेक्ट हमारा तो वन सेल्फ, बहुत सारे लोग रहते तो देम सेल्फ। ठीक है, अगर मैं बोलता ना कि हम लोग कुछ कर रहे हैं तो आर सेल्फ, ऐसे करते हैं। ओके, तो ये जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे प्रोनाउन होगा, देन हम एवल के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो ये दोनों चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनोइड के साथ क्या होता है, एनोइड के साथ दो प्रीपोजिशन आता है, एनोइड के साथ विद भी आता है और एनोइड के साथ एट भी आता है। अगर किसी इंसान से हम चिढ़ रहे हैं डेट विल बी एनोइड विद, और किसी इंसान की हम किसी बात से चिढ़ रहे हैं डेट विल बी एनोइड एट। तो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। मैंने बोल दिया रावण ने एनोइड विद लॉर्ड रामा, जो रावण था ना वो राम से चिढ़ जाता था। ओके, अब मैंने बोला आई एम एनोइड एट द कैकोफोनी, अब मैं किसी इंसान से पर्टिकुलर नहीं चिढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखो रावण का क्या था ना, श्री राम जी के किसी खाली नाम से वो चिढ़ जाता था। श्री राम जी वहां रहे या फिर ना रहे वो चिढ़ जाएगा वो इंसान। ठीक है, बस कुछ भी जिक्र कर दो, तारीफ कर दो तो वो पनक के फायर हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन एक चीज है वहां पे तो क्या हुआ, मतलब उसे मतलब इसको क्या था ना, किसी एक इंसान से, वो भले भगवान थे बट मैंने नाम एक इंसान की तरह यूज किया यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा कि वो किसी इंसान से, पर्टिकुलर इंसान से अगर चिढ़ रहा हो तो डेट विल बी विद। ठीक है, अगर वो किसी चीज से चिढ़ रहा है, जैसे एनोइड एट कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब होता है ना बहुत ही शोर, मतलब वो कहते हैं ना बहुत ही खराब साउंड आना, शोरगुल भरा साउंड आना, मतलब जो साउंड आपको प्रिय ना हो, डेट विल बी, और जिसका मतलब होता है डेट मीन्स कैकोफोनी।
ठीक है, ये हो गया। तो मतलब वो किसी इंसान से नहीं चिढ़ रहा है भाई, उसको वहां के इन्वायरमेंट, जो खराब इन्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा शोरगुल है, हल्ला गुल है, बहुत गंदा आवाज आ रहा है, उस चीज से वो चिढ़ रहा है, अनॉय हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम एट का यूज करेंगे। अब मैं बोलता हूँ एंग्री के साथ भी दो चीजें होती हैं, विथ एंड एट। तो गुस्सा होना एंग्री का मत विथ होता है, मतलब किसी इंसान से गुस्सा हो आप डायरेक्टली तो विथ कर दो। अब मैक्सिमम देखोगे ना, अगर किसी इंसान के साथ अगर वो चीज हो रही है तो मतलब आपको कंफ्यूजन है तो विथ कर देना। जैसे जैसे आपको एनओए के साथ भी देखो, और पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें दिखाई, ठीक है, और डिल डिल के साथ भी दिखाया, डिल इन डिल विथ, और भी बहुत सारी चीजें मैंने इधर दिखाई आपको। देखो यहाँ पे तो खैर टॉक का तो वैसा कुछ था नहीं, उसमें मैंने एग्री का दिखाया, वैसे एग्री विथ, एग्री टू। तो जब इंसान से डायरेक्टली कोई चीज फॉलो किया जा रहा है तो वहाँ पे विथ का यूज करोगे। जैसे भाई एग्री के साथ एंग्री का भी याद कर लो, एंग्री का भी क्या है भाई, विथ के साथ होता है। अगर कोई इंसान, जैसे आई एम एंग्री विथ यू, मतलब मैं तुमसे डायरेक्टली गुस्सा हूँ, तुम्हारी किसी चीज से नहीं, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम कुछ भी करोगे मैं तुमको पटक के मारूंगा। ठीक है, तो ये चीज है कि मेरे को तेरे से दिक्कत है कुल मिला के, लेकिन मैं वहीं पे करूँ कि भाई मेरे को तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरा जो रवैया है ना वो मेरे को पसंद नहीं आता, तो वो हो जाएगा एंग्री एट। जैसे किशोर इज एंग्री एट द लेट डिलीवरी, मान लो कोई यार डिलीवरी बॉय है, अगर वो लेट से के आया तो उसको पार्टिकुलर उस डिलीवरी बॉय से कोई दिक्कत नहीं है, भाई तू कुछ भी कर रहा है ठीक है, अगर टाइम पे ला देता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता, तेरे को मैं बहुत इज्जत करता, लेकिन तूने लेट क्यों किया। ठीक है, तो उसको उसको लेट डिलीवरी से गुस्सा आया, तो किशोर इज एंग्री एट लेट डिलीवरी, तो वो किसी चीज से जब वो गुस्सा हुआ तो वहां पे एट प्रीपोजिशन आएगा। और किसी इंसान से अगर गुस्सा हो जाए तो विथ आएगा। मान लो वो टाइम पे भी आ गया और किशोर उसको पसंद नहीं कर रहा, उसको देख के उसको मतलब शकल नहीं अच्छा लगा, तो वो उस टाइम उसके शकल से गुस्सा होगा, मतलब उस इंसान से गुस्सा हो जाए, तो वो किशोर वहां पे लतखुराई का काम करेगा। बट मान लेते हैं गुस्सा हो जाए तो वहां पे हम लोग एट का यूज ना करते, विथ का करते, बट वहां पे उस इंसान से उसको गलती नहीं है, मतलब कुछ भी रीजन हो लेट होने का, लेकिन उसके इंसान से वो गुस्सा नहीं हो रहा, उसके बिहेवियर या फिर उसके रवैया या फिर उसकी एक्टिविटीज से या फिर कुछ सिचुएशन से वो गुस्सा हुआ, तो वहां पे एट का यूज होगा। ओके, अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, तीनों का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, और तीनों के साथ एट प्रीपोजिशन आता है। सरप्राइज एट, अमेज एट, एस्टोनिश्ड एट, ऐसा जो भी है ना जिससे कि हमको लगे कि हाँ ये आश्चर्यचकित हो जा रहा है, बहुत चक्का टाइप का हो जा रहा है, तो वहां पे एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे देखो ही इज सरप्राइज्ड एट रिजल्ट, ठीक है, वो अपने रिजल्ट से क्या था, आश्चर्यचकित था, तो वहां पे एट प्रीपोजिशन करोगे आप। एबिड का मतलब क्या होता है ना, पालन करना, किसी चीज से बंधे होना, और वहीं पे देखो ये भी है, कॉम्प्लाई का मतलब भी होता है पालन करना, इसका मतलब होता है किसी चीज से बंधे होना। बंधे होना मतलब ये नहीं कि आपको रस्सी से बांध दिया गया, मतलब किसी, मतलब कहते हैं ना कि अपने वो, जैसे कहते हैं ना कि हम रिश्तों में बंधे हैं, और उस तरीके से बंधे होना। तो एबिड के साथ आपका आता है बाय प्रीपोजिशन, जैसे वी एबिड बाय द ट्रैफिक रूल्स, हम नियम से बंधे हैं, ट्रैफिक के नियम से बंधे, थोड़ी किसी ने आपको बांध रखा है। अगर मान लो आप सिंगल भी जा रहे हो और उधर से आपके सामने रेड लाइट जले, तो थोड़ी कहोगे कि चल ना जाने दे, मैं अकेला हूँ, क्या दिक्कत है, तो वो तो नहीं है भाई, ट्रैफिक रूल है तो है। तुम सिंगल हो चाहे 50 के या फिर 50,000 की तादाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रूल फॉलो करने। तो एबिड के साथ वाई प्रीपोजिशन आता है, और कंप्लाई का मतलब भी सेम होता है, डस का मतलब विथ होता है, ठीक है, लेकिन कंप्लाई के साथ विथ होगा, एबिड के साथ बाई होगा। वहीं पे है वी कंप्लाई विद द ट्रैफिक रूल्स, दोनों में देखो क्या दिक्कत है, दोनों का मतलब सेम है, बट एबिड अपने बाद बाई लेके आ रहा है और कंप्लाई अपने साथ विथ लेके आ रहा है। और मेरे से पूछोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि हमारे टीचर्स ने भी उतना डिटेल में नहीं पढ़ा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, एबिड के साथ बाई ही क्यों हुआ, कंप्लाई के साथ विथ ही क्यों हुआ। इसके पीछे का रीजन ये ना कि मेरे टीचर को भी शायद पता नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने भी पढ़ा होगा और पढ़ा रहे थे, और मैंने भी पढ़ा है, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये फिक्स प्रीपोजिशन आप पढ़ो, ये चीज उन्हीं को पता होगा, या तो वो एग्जैक्टली ब्रिटिशर्स होंगे या फिर इंडिया में ना वो शशि थरूर की जैसे होंगे, जो इंग्लिश को छीलते होंगे बैठ के, और हमें उतना नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम निकल जाने के बाद इन प्रीपोजिशन की ऐसी की तैसी आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर देखो, मैरी का मतलब होता है शादी करना, ओके, और मैरिड का मतलब होता है शादी होना। अब दोनों में क्या फर्क है मैं बताता हूँ। अगर मैरी वर्ड का यूज जनरली हम लोग एक्टिव वॉइस में कहते हैं, और मैरिड का यूज जनरली हम लोग पैसिव वॉइस में कहते हैं, ठीक है। अगर मैंने ऐसा गलत बोल दिया, मैरी का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में और मैरिड का यूज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो वो मैंने बोला, ठीक है। तो मैरिज को मैरी के साथ एक्टिव वॉइस में अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, जैसे राम मैरिड सीता, ओके। लेकिन वहीं पे हम मैरिड को क्या कर रहे हैं ना, मैरी कहीं ना V1 V2 V3 है, तो मैरी को अगर हम लोग क्या करें एक्टिव में यूज करें तो वहां पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। और मैरी वर्ड का अलग अलग फॉर्म में, चाहे मैरी हो, मैरिड हो, कुछ भी हो, अगर उसको हम पैसिव में यूज करें वहां पे आप टू प्रीपोजिशन यूज करोगे। मैरी का ही वर्ब फॉर्म है मैरिड, तो ये चीज ध्यान देना, मैं थोड़ा सा फ्लो फ्लो में बोल दिया था। जैसे राम वॉज मैरिड टू सीता, अब ये चीज कैसे समझ में आया, कौन एक्टिव में या कौन पैसिव में। अगर एक्टिव में रहेगा तो सब्जेक्ट के साथ
डायरेक्टली या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी फोर आएगा, ठीक है, या फिर हैड के साथ भी थ्री आएगा, या फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली ना सब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब, मेन वर्ब आएगा, या फिर सब्जेक्ट के साथ अगर इज एम आर है, या फिर वाज या फिर वर है, तो उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, दैट विल बी इन एक्टिव फॉर्म। अगर सब्जेक्ट के साथ मान लो हैड है, तो उसके साथ या फिर हैज है या फिर हैव है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो समझ में आ गया कि एक्टिव में। लेकिन जब भी पैसिव में होगा ना, तो भाई सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली वर्ब आने की तो कोई चांसेस ही नहीं, मेन वर्ब तो आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वहां पे क्या होगा, अगर सब्जेक्ट के साथ मान लो इज एम और आर आ रखा है, तो वहां पे भी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में। तो इज एम आर के साथ अगर कोई इज एम आर ही क्यों, वाज वर भी रख लो, वाज एंड वर, इनके साथ भी अगर थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो समझ जाना कि वो क्या है। जैसे देखो राम वाज मैरिड, तो वाज के साथ भी थ्री आया, तो ये क्या भाई पैसिव फॉर्म में है, तो इनके साथ देखो टू आ जाएगा। वहीं पर अगर हैज हैव आया है ना, हैज हैव और हैड आया है, तो उनके साथ बिन का यूज हो रहा है, तो वहां पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। और मान लो इज एम आर और वाज वर के साथ बीइंग आया है, और उसके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें, वो भी पैसिव में होगा। तो ये सभी चीजों को समझना होगा कि एक्टिव पैसिव का रूल क्या है, ठीक है, इस तरीके से आपको समझना होगा। मतलब मैरी के एक्टिव फॉर्म में अगर यूज करेंगे नो प्रीपोजिशन, मैरी को अगर हम मैरी का कोई भी फॉर्म हो, मैरी मैरिड, उसको पैसिव फॉर्म में यूज करेंगे तो अपने को टू प्रीपोजिशन लाना होगा। वहीं पे फेवरेबल का यूज होता है किसी चीज के अनुकूल होना, ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे टॉप 52 रूल्स सिम्स फेवरेबल टू द स्टूडेंट्स, मतलब जो टॉप 52 रूल्स होते हैं ना, वो कैसे प्रतीत होते हैं, बच्चों के लिए फेवरेबल है, अनुकूल है। ऑब्वियस चीज है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं जो टारगेट कर रहा था कि इसको हाफ आवर में रिकॉर्ड करते, नहीं पॉसिबल है, ठीक है, लगता है कि 1 घंटे के करीब जाएगा ही जाएगा। ऑब्लिग्ड का मतलब होता है एहसानमंद, ठीक है, एहसानमंद होना, उसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है। आई एम ऑब्लिग्ड टू यू, ओके ना, आई एम ऑब्लिग्ड टू यू का मतलब क्या हो गया भाई, मतलब मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, और ऑब्लिग्ड के साथ टू आता है और ये इंपॉर्टेंट है। असेम्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, मतलब शर्मिंदा होना। आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, मतलब क्या तुम खुद से शर्मिंदा नहीं हो, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं बहुत ही बेशरम 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 हूँ, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो बेशरम ही बोलते ना उसको। चलो ना, हम जैसे लोगों को शर्म नहीं होते तो क्या याद करें बेशरम क्या होता है क्या नहीं होता है। आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, मतलब क्या तुम खुद से शर्मिंदा नहीं हो, तो वहां पे असेम्ड के साथ ऑफ यूज होता है। मैंने वही बोला था, देखो मैंने बोला था सरप्राइज के साथ, अमेज्ड के साथ और एस्टोनिश्ड के साथ एट प्रीपोजिशन आता है, तो वहीं पे आपका एम के साथ भी होता है, मकसद होना या फिर निशाना लगाना, उनके साथ भी क्या लगता है भाई, निशाना लगाना, डेट विल बी एट प्रीपोजिशन, ठीक है। वहां पे क्या होगा, एट प्रीपोजिशन आ गया। जैसे ही एम्ड द पिस्टल एट बॉटल, बॉटल, ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है भाई, पिस्टल को कहाँ एम कर रहा है, तो बॉटल पे कर रहा है, ठीक है, बॉटल रख के नहीं गोली मारते हैं, चलो उड़ा देंगे शीशा का है, तो वही चीज है, इंसान मारने का नहीं मतलब नहीं मिलते हैं आजकल, केस वेस हो जाता है तो बोतलें मार के खुश हो जाओ। देखो सफर का मतलब होता है पीड़ित होना, और किसी चीज से जब आप पीड़ित हो तो सफर के साथ फ्रॉम का ही यूज होता है हमेशा हमेशा हमेशा। तो ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से पीड़ित है, तो ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि बचपन में हम लोग, बचपन में क्या मतलब इतने भी छोटे नहीं, जब 6, 7, 8 में जब हम लोग स्कूल में एप्लीकेशन देते थे, तो लिखते थे ना कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फलाना ढिमकाना, कुछ भी लिख देते थे झूठ मूठ का, छुट्टी मार के लिख देते थे ना हमेशा कि सर ऐसे ऐसा बात है, हम बीमार थे, या फिर हम महीना में 4 बार दादी को मारते थे, नानी को मारते थे, और इसलिए हम लोग छुट्टी करते थे। तो सफरिंग के साथ क्या करते थे, या फिर हम लोग दादी को भी पीड़िता बना देते थे, दादा को भी पीड़िता बना देते थे, तो सफरिंग फ्रॉम ऐसा यूज होता था। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना, ठीक है, तो सक्सीड के साथ क्या हो जाए भाई, इन प्रीपोजिशन आता है। जैसे देखो आई सक्सीडेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, और सक्सीड एक वर्ब है, ठीक है, सक्सीड क्या है, वर्ब है, जिसके लिए हमने भी3 बना दिया, इसका भी2 बना दिया हमने, ठीक है, भी2 भी3 जब बना रहे हैं तो वो वर्ब है, और सक्सीड के साथ इन प्रीपोजिशन आता है। मैं टायर्ड के बारे में बोलूँ तो टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, ठीक है, टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, दिख रहा है आपको, ही इज टायर्ड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, ही इज टायर्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स, मतलब वो इस प्रॉब्लम से थक गया है, ओके। मैंने यहाँ पे बोला प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, किसी चीज से जब आप रोक रहे हो तो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है। जैसे दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, वो मतलब रूम में मेरे को एंटर होने से वो रोक रहे थे, उन्होंने रोका, तो प्रिवेंट के साथ मैंने क्या किया, फ्रॉम प्रीपोजिशन, इजी है। अब देखो ये फॉन्ड और फॉन्डनेस बहुत भी आई है, लगभग हर बार एग्जाम में आते ही आती है, आप जितना स्टार करना कर लो, बिकॉज इस बार भी किसी ना किसी शिफ्ट में आएंगे फॉन्ड या फिर फॉन्डनेस में से जो भी है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है ना, एयरफोर्स के लवर्स हैं, ये समझ लो, ये चुट्टा दे ही देता है बार बार, ये बार बार पता नहीं क्यों। फॉन्ट का मतलब होता है पसंद होना, और फॉन्डनेस का मतलब होता है लगाव होना, और दोनों के साथ फिक्स प्रीपोजिशन अलग अलग होते हैं। फॉन्ट में होता है ऑफ और फॉन्डनेस में होता है फोर। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो फॉन्ट छोटा सा वर्ड है और फॉन्डनेस बड़ा सा वर्ड है,
तो छोटे से वर्ड के साथ छोटा वाला प्रीपोजिशन ऑफ, बड़े से वर्ड के साथ बड़ा वाला प्रीपोजिशन फॉर। मतलब ये फॉर में 3 लेटर्स हैं और इसमें 2 लेटर्स हैं, तो छोटा बड़ा हो गया ना इस तरीके से। तो कभी भी याद है ना कि फॉन्टनेस, तो आपको माइंड में आ रहा है सर हमने ऑफ पढ़ा था फोर, तो ऐसे याद है ना, फॉन्टनेस तो बड़ा है तो उसके साथ छोटा वाला नहीं लगेगा, बड़ा वाला लगेगा, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो फॉन्टनेस का मतलब होता है किसी चीज से लगाव होना। ओके, और फॉन्ट का मतलब होता है कोई चीज पसंद होना या फिर किसी चीज का आदी हो जाना। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट, मैं मुझे ये दिखा ना कि मैं ये है, मुझे लत है मिठाई खाने की, या फिर मुझे मिठाई बहुत पसंद है। गाना सुनो ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, इसका मतलब क्या, मुझे तुम्हारी लत लग गई, तो इसका मतलब थोड़ी मैं उसको उठा उठा के बार बार अपने पास ले जाता हूँ, नहीं, मुझे उसे लगाव है, मतलब प्यार है, पसंद है, मैं उसे पसंद करता हूँ, बिना तुम्हारे नींद नहीं आती, ठीक है, जो भी है वगैरह वगैरह। तो सिक का मतलब होता है परेशान होना, तो सिक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। आई एम सिक ऑफ हिज बैड मैनर्स, मतलब मैं उसके बैड मैनर्स से परेशान हूँ, तो जब भी ऐसा है ना सिक के साथ प्रीपोजिशन तो ऑफ आएगा। लाफ के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन आता है। ओके, मजाक उड़ाने के अर्थ में, हंसने के अर्थ में, ही लाफ्ड एट मी। ओके ना, लाफ के साथ ऑन प्रीपोजिशन नहीं करने का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ होना, तो कंसिस्ट ऑफ होता है। ओके, कंसिस्ट ऑफ समथिंग। मैंने बोला दिस कंपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 20 रूम्स, मतलब इस ये जो कंपार्टमेंट है 20 रूम्स का बना है, या फिर 20 रूम से बना हुआ है, जो भी है, या फिर भरा हुआ है। ओके, तो ये चीज आप समझोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं ना गुड का मतलब होता है अच्छा, और एट होता है गुड के साथ प्रीपोजिशन। आई एम गुड एट मैथ, बहुत सारे लोग आई एम गुड इन मैथ करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, गुड एट मैथ, और ये मैंने टॉप 52 रूल्स के अंदर भी बताया था आपको। फिर है एसेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, और एसेंशियल के साथ प्रीपोजिशन आता है फॉर। ओके, कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, जो कैल्शियम है वो मजबूत हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे कह रहा है बिलोंग का मतलब होता है मतलब का होना, किसी चीज का होना, लाइक अजय कहता है ना कि मैं वहाँ का हूँ, मैं अपने गांव का हूँ, तो मैं आई बिलोंग टू एक्स वाई जेड विलेज, मतलब आई बिलोंग टू समथिंग। या फिर दिस दिस जैसे ना दिस लैंग्वेज बिलोंग्स टू मी, ये जो सामान है वो मेरा है, मतलब ये मेरा है, तो मेरा हुआ ना वो चीज़, तो बिलोंग के साथ टू आता है, तो पता भी होगा, बहुत बार आपने बोला भी होगा। नेग्लिगेंट का मतलब होता है लापरवाह होना, और नेग्लिगेंट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, तो ही इज नेग्लिगेंट ऑफ हिज ड्यूटी, मतलब वो ड्यूटी के लिए क्या है, लापरवाह है। ओके, अब मैंने बोला इन स्पाइट के साथ देखो ऑफ आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन स्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, और वहीं पर डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। डिस्पाइट का मतलब ही होता है, मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ, जैसे मैंने बोला ना कि वेट के साथ फोर और अवेट के साथ कुछ भी नहीं, तो वही चीज है, डिस्पाइट का मतलब ही क्या हो गया, इन स्पाइट ऑफ, ये कुल मिलके डिस्पाइट बन जाते हैं, तो डिस्पाइट के साथ अलग से ऑफ नहीं लगाने का। तो मैंने बोला ना कि ही पास्ट इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, ठीक है, ही पास्ट मतलब वो मर जाना, पास्ट अवे होता है, ठीक है, ये वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पास्ट अवे का मतलब होता है मर जाना। ओके, तो मैंने कहा पास हो जाना मतलब पास हो गया, वो पास हो गया अपनी बीमारी के बावजूद भी। ओके, अब ये मैं बोलूँ ना कि डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मतलब वो कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। ओके, तो मैंने डिस्पाइट ऑफ एग्जाम में करके दिया जाता है, जो कि गलत है। या फिर फिक्स प्रीपोजिशन आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछे तो कह देना नो प्रीपोजिशन। फॉर्चुनेट के साथ आपको पता है क्या होता है, ऑफ प्रीपोजिशन आता है भाग्यशाली, जिसको कहते हैं आई एम फॉर्चुनेट ऑफ हैविंग सच लविंग स्टूडेंट, मतलब मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना पसंद करने वाले लोग, मुझे स्टूडेंट्स मिले हैं, ऑब्वियस चीज़ें मिले हैं भाई। ठीक है, फॉर्चुनेट के साथ क्या होता है, ऑफ प्रीपोजिशन आता है। डिजायरस के साथ क्या होता है, डिजायरस का मतलब होता है इच्छुक होना, किसी चीज़ का इच्छा आपको कर रहा है, ठीक है, तो ऑफ होता है। जैसे ही डिजायरस ऑफ अ गुड पोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, मैंने सिर्फ 80-85 के करीब मैंने क्वेश्चन सेट कर रखे हैं यहाँ पे। फिक्स प्रीपोजिशन 500-600 में, वहां से मैंने सिर्फ 80 और 90 के बीच में मैंने कुछ निकाले हैं, तो अब इस चीज़ इसके अंदर जान है तब तो मैंने इतने निकाले हैं ना। ठीक है, डिजायरस का मतलब हो गया ऑफ, डिजायरस के साथ प्रीपोजिशन हो गया ऑफ, जिसका मतलब होता है इच्छुक होना। वहीं पे मैं अकम्पेंड बाय का होता है ना किसी के साथ होना, ठीक है, उनके साथ अकम्पेंड के साथ बाय ही आता है बार बार, जैसे ही वाज अकम्पेंड बाय हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ है। और इस सेंटेंस में आपने कॉमन के साथ बहुत बार देखा होगा, अकम्पेंड के साथ ना विद कर दिया जाता है, डेट इज इनकरेक्ट, अकम्पेंड के साथ हमेशा बाय ही आता है। एक्यूज मतलब किसी चीज का आरोपी होना, तो एक्यूज ऑफ होता है। किशोर एक्यूज हिम ऑफ रॉबरी, मतलब उसको आरोप उसको लगा किस चीज का भाई, रॉबरी का। तो ये चीज तो बहुत ईजी है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, तो मैं बहुत छीलूंगा नहीं उसको। आगे बढ़ते हैं। अफ्रेड के साथ क्या लगता है, डर, ठीक है, डरा हुआ होना, तो मतलब ऑफ ही लगता है, मतलब अफ्रेड ऑफ, किसी चीज का डर होना। माई वाइफ इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, मेरी वाइफ जो ना डार्कनेस से डरती है, वो डार्कनेस का डर है उसको, मतलब किस चीज का डर है भैया, अंधेरापन का डर है उसको। ओके, वैसे सबकी वाइफ का वही हाल होता है, मेरी तो वाइफ है नहीं तो मेरे को उतना पता है नहीं। अब देखो कैपेबल के साथ होता है ऑफ, और कैपेबल का मतलब होता है किसी चीज के योग्य होना, काबिल होना। ठीक है, गाना सुनो मैं तेरे काबिल हूँ या नहीं हूँ, ऐसा जो भी है वही है कि मतलब
कैपेबल ऑफ, अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो ऐसे ही बोलता, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, मतलब मैं इस चीज़ को या फिर किसी चीज़ को करने के काबिल हूँ, ठीक है। और हूँ या नहीं तो कैसे बन जाता भाई, तो इसका हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन टैग बन जाता, अरंट आई मैं तेरे काबिल हूँ या नहीं है। अगर जो गाना है ना, जो भी है, मेरे को गाना याद नहीं होता है, मैं गाना का धजिया उड़ाता हूँ ऐसे ऐसे मतलब उल्टी सीधी चीज़ें बोल के उसके बारे में, तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन टैग बना देता है ऐसे, अरंट आई। तो गाइज यही चीज़ है, कैपेबल के साथ ऑफ लगता है, याद हो गया, कैपेबल ऑफ। रियली मैं गाना का ना मेरे को नहीं याद होता है, तो मैं ऐसे उल्टा सीधा बोल के ना तसल्ली कर लेता हूँ, कम से कम गाना की ऐसी की तैसी तो कर दे, मेरे से याद नहीं होता तो। अब मैं बोल रहा हूँ कन्विक्टेड के साथ लगता है ऑफ, जैसे मैंने बोला एक्यूज के साथ भी मैंने क्या लगाया, देखो आरोपी होना, दोषी होना, उनके साथ ऑफ लगता है। तो मैंने वही कन्विक्टेड का मतलब भी होता है दोषी होना, आरोपी होना, तो मैंने उसके साथ भी ऑफ लगा दिया, क्लियर है ना, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, वो मतलब मर्डर का दोषी है। अब देखो ये चीज क्या, कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब होता है किसी चीज के विपरीत होना, और कंट्रेरी के साथ टू ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। ही स्पोक कंट्रेरी टू द नॉर्म्स, मतलब वो नॉर्म का मतलब होता है नियम, तो वो नियम के या फिर कानून के विपरीत बोल दिया। अब देखो डिजायर, डिजायर के साथ मैंने बोला फोर्थ, और मैंने इधर बोला था डिजायरस के साथ ऑफ, इन दोनों में बड़ा फर्क है। डिजायरस का मतलब भी होता है इच्छुक होना, और डिजायर का मतलब होता है इच्छा। डिजायरस के साथ ऑफ लगेगा, डिजायर के साथ फोर लगेगा, दोनों के नीचे लिख लेना, थोड़ा इधर उधर हो गया वो। अच्छा मैंने नीचे यहाँ पे दे रखा है डिजायरस, देखो डिजायरस का मतलब होता है ऑफ, इच्छुक होना, ही इज नॉट डिजायरस ऑफ वेल्थ, और ही हैज नो डिजायर फॉर वेल्थ, दोनों का मतलब मैंने यहाँ पे दे रखा है, दोनों के एक साथ कर दिया, मेरे को याद नहीं था। आगे देखो एस्केप का मतलब होता है किसी चीज से बचना, और किसी चीज से बच रहे हो तो वहां से बच के निकलो, डेट विल बी फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम। ओके, ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, मतलब वो जेल से बचकर भाग गया, तो एस्केप के साथ फ्रॉम आता है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा 100%। फिर कह रहा है इनवाइस के साथ क्या आता है, इनवाइस का मतलब होता है ईर्ष्या होना, जलन होना किसी से, और उससे साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, सी इज इनवाइस ऑफ योर ब्यूटी, मतलब वो तुम्हारी खूबसूरती से जलती है, ईर्ष्या करती है। तो ये लड़कियों के बारे में उनको जल्दी याद हो जाएगा। अब देखो ग्रेटफुल या फिर थैंकफुल का मतलब होता है ना कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, अगर बोलते हैं ना कि आई एम ग्रेटफुल टू यू, ठीक है, तो मतलब मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, और सनी गुजार नहीं होता है, शुक्रगुजार ही होता है, तो आई एम थैंकफुल टू यू। तो हमेशा थैंक्स टू यू भी बोलते हो ना, तो याद रखना थैंक्स के साथ टू लगता है, तो वहीं पे ग्रेटफुल के साथ भी टू लगेगा। अब मैं बोलूँ ऑबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी होना, तो ऑबीडियंट के साथ भी टू प्रीपोजिशन लगता है, जैसे सी इज ऑबीडियंट टू हिज पेरेंट्स, ठीक है, मतलब हर पेरेंट्स, मतलब वो जो अपने पेरेंट्स को लेकर क्या है, बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी इज ऑबीडियंट टू हर पेरेंट्स, मतलब वो अपने पेरेंट्स के प्रति क्या आज्ञाकारी हो, हर बातों को मानती है, मानती है सच में, मेरे को तो नहीं लगता। आगे चलते हैं, रिस्पॉन्सिबल के साथ लगता है फोर, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है किसी चीज का जिम्मेवारी आपको दिया गया, तो उसके जिम्मेवार कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा, आप होंगे। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक रॉबरी, मतलब वो बैंक रॉबरी के, मतलब बैंक डकैती के रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार कौन है, तुम हो, तुम ही हो, आपने सुना है वो गाना, वही वाली है, रिस्पॉन्सिबल फॉर। आगे याद रखना, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ठीक है, और स्टार्टल का मतलब भी वही होता है, तो इनके साथ ऐड प्रीपोजिशन लगता है, टकटकी लगा के देखना, अगर कुछ भी ऐसा वर्ड है ना जिससे आप टकटकी लगा के देख रहे हो, तो वहां पे आप ऐड प्रीपोजिशन यूज करोगे, जैसे ही इज स्टेयरिंग एट मी, वो मेरे को घूर रहा है, वैसे तो मेरे को कोई घूरती नहीं है, ठीक है, और मैं किसी को घूरता नहीं हूँ, तो वो मेरे बारे में नहीं है, मैं भी आपके बारे में लिखा होगा ये, ही इज स्टेयरिंग एट मी, किसी ने लिख दिया होगा आपके बारे में, अगर आपकी हरकतें होंगी तो याद रखना है ऐट प्रीपोजिशन आता है स्टेयर के साथ। सेटिस्फाइड के साथ क्या होता है, सेटिस्फाइड विथ, मतलब किसी चीज से संतुष्ट होना, तो वही चीज है सी सेटिस्फाइड विथ द रिजल्ट, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे ही होना चाहिए था, क्योंकि कभी भी सी कभी जो होती है ना वो किसी रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होती, तो यहाँ पे मैं लिख दो कट करके ही इज सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड है, क्योंकि लड़के जनरली देखो पास हो जाते हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लड़कियां पास होकर छोड़ो टॉपर होकर भी सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। आगे चलो, थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना, थिंक ऑफ होता है, इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑफ। जैसे यू एवर थिंक ऑफ मी, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा, दिस इज माई डिजायर, ठीक है, तो यू एवर थिंक ऑफ मी, तुम कभी मेरे बारे में सोचो, ये मेरी डिजायर है, ठीक है। अच्छा वो गाना सोचा है, सुना है आपने, तू कभी सोचे मुझे, यही चाहत मेरी, ऐसी वाली जो गाना है ना, सुनना कभी, बहुत अच्छा लगता है, वही वाला तो गाना है ये। ब्लाइंड इन, देखो ब्लाइंड के साथ टू भी लगता है, ब्लाइंड के साथ इन भी लगता है, अब ये दोनों में क्या फर्क है, अगर आप रियली में, अगर छोड़ो आप नहीं कह सकता, अगर कोई इंसान रियली में आंख से अंधा है, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे। और रियली में कोई अंधा नहीं है, किसी चीज को देखकर भी अनदेखा करता है अंधा जैसा, तो उसको हम लोग टू का यूज करेंगे। जैसे किशोर इज ब्लाइंड इन वन आई, मतलब वो एक आंख से अंधा है, तो हमने एक आंख से रियली में अंधा है तो डाई इन, ब्लाइंड इन करेंगे।
लेकिन वो इंसान अंधा नहीं है। जैसे देखो, किशोर इज ब्लाइंड टू हिज सन्स बैड मैनर्स, मतलब किशोर जो है अपने बेटे के प्यार में इतना पागल है कि उसको उसकी गलतियां दिखती ही नहीं है, मतलब उसकी गलत हरकतों के प्रति अंधा है। बात समझ में आ गया? किसी चीज के प्रति अंधा है तो डेट इज ब्लाइंड टू, और सच में अंधा है तो ब्लाइंड इन। तो इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। मैं स्पीड में जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसको लाइटली नहीं ले रहा हूँ, आपको एक एक प्रीपोजिशन को बहुत ज्यादा सीरियसली लेके पढ़ना है। एडिक्टेड के साथ हमेशा टू लगता है, और एक चीज ध्यान देना, एडिक्टेड के साथ जनरली आपने टू के साथ ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगते हुए देखा होगा, लेकिन एडिक्टेड के साथ ना हमेशा टू लगे के भी वर्ब का बिफोर लगता है। तो ये चीज आपको याद रहना होगा, कॉमन के क्वेश्चन में भी दिया जाता है। एडिक्टेड टू ड्रिंक कर देगा एग्जाम में, तो फिर आपको लगेगा तो ठीक तो है टू के साथ भी वन, जबकि वो गलत है। एडिक्टेड के साथ हमेशा बिफोर लगता है। एक्स्टम्ड के साथ भी क्या लगेगा? बिफोर ही लगेगा। एक्स्टम्ड टू बिफोर, ठीक है। आगे देखो, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, या फिर उत्तरदायी होना। फिर यहीं पे आपको मैंने क्या बोला, आंसरेबल का भी मतलब होता है उत्तरदायी होना। इन दोनों के साथ टू लगता है। ओके, यू आर अकाउंटेबल या फिर आंसरेबल टू गॉड फॉर योर कंडक्ट, मतलब तुम जो करते हो ना इसके लिए आप उत्तरदायी होगे भगवान को। मतलब जो आप खराब काम कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तो भगवान सब देख रहा बोलते हैं ना, तो वही है। तुम्हारे अब जो करनी है ना, वो सारा उत्तर देना पड़ेगा भगवान को। तो अकाउंटेबल और आंसरेबल के लिए टू प्रीपोजिशन आता है, और वहीं पे देखो रिस्पॉन्सिबल के लिए फोर आता है। दोनों में फर्क है, समझना। अफेक्शनेट का मतलब देखो, और अफेक्शन का मतलब देखो, दोनों का मतलब होता है ना कहीं ना कहीं हंसने होना, प्यार मोहब्बत होना, किसी से लगाव होना। तो अफेक्शनेट आ जाएगा तो टू करोगे, और यहीं पे अफेक्शन आ जाएगा तो आप फोर करोगे। तो दोनों मैंने देखो अगल बगल लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर ट्रेसा वाज अफेक्शनेट टू ऑल, जो मदर ट्रेसा थी ना वो सबसे स्नेह रखती थी। वहीं पे बोलूँ मैं, मदर ट्रेसा हैड अफेक्शन फॉर ऑल, मतलब मदर ट्रेसा को ना सबके लिए अफेक्शन था, लगाव था। तो दोनों में थोड़ा फर्क है, दोनों में प्रीपोजिशन का डिफरेंस है, तो यहाँ पर समझोगे आप। इंडिफरेंट के साथ लगता है टू, और इंडिफरेंट का मतलब होता है जिस चीज में आपको बिल्कुल भी कोई रुचि वुचि नहीं है, उदासीन, मतलब कोई लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट की कमी होना, दैट इज इंडिफरेंट। उनके साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। आई एम इंडिफरेंट टू लव एंड अट्रैक्शन, मेरे को लव और अट्रैक्शन से कोई, मतलब उसके प्रति मैं उदासीन हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। विश्व सुंदरी गर्ल्स जा रही है, ठीक है, मेनिका, रामबा, उर्वशी सब जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मन में छवि बैठ गई कि हम तो बहुत ही बकलोल टाइप के दिखते हैं, तो मन में बैठ गया ना कि हमको उस सब चीज़ से लगाव नहीं है। तो जब लगाव नहीं है तो मैं इंडिफरेंट टू कहूँगा, ठीक है। इंडिफरेंट टू लव एंड अफेक्शन, या फिर जो भी अट्रैक्शन, जो भी कह रहे हो यहाँ पे, तो इंडिफरेंट के साथ टू आ रहा है। अब देखो एश्योरेंस के साथ क्या आता है, आश्वासन देना, तो उनके साथ ऑफ आता है। ही गेव एज एश्योरेंस ऑफ डूइंग दैट वर्क, मतलब कहना कि ये आश्वासन दे रहा है कि तुम टेंशन न लो भाई, मैं ये काम कर दूंगा, मतलब वो काम, उस काम को करने का आश्वासन दे रहा है कि तुम रिलैक्स रहने का ब्रो, मैं हूं ना, ठीक है। वहीं पे डिस्पोज के साथ ऑफ आता है, और वहीं पे गेट राइट के साथ भी ऑफ आता है। और इन दोनों वर्ड का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, ठीक है। डिस्पोज ऑफ और गेट राइड ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पा लेने का, दोनों का सेम मीनिंग है, और प्रीपोजिशन भी दोनों का सेम है। जैसे देखो, लेट्स डिस्पोज ऑफ दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है, चलो ठीक है, इस मैटर से हम छुटकारा पा लेते हैं हमेशा के लिए, आगे बढ़ते हैं। अब वहीं पे मैंने कहा ना, अबस्टेन फ्रॉम, परहेज करना, ठीक है। अबस्टेन फ्रॉम का मतलब क्या होता है, किसी चीज से परहेज करना। जैसे द प्रोटेस्टिंग लॉयर्स, ठीक, द प्रोटेस्टिंग लॉयर्स हैव डिसाइडेड टू अबस्टेन फ्रॉम वर्क टुडे, मतलब जो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ना लॉयर्स, मतलब जो वकील जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, उन्होंने ये काम से परहेज कर रखा, या फिर दूरी बना लिया। दूरी बनाना या फिर परहेज करना, ये कह सकते हो, किसी चीज से दूरी बनाना, ठीक है। तो अबस्टेन के साथ फ्रॉम आता है। प्रोहिबिट के साथ भी क्या आता है, फ्रॉम आता है, याद रखोगे, निषेध, किसी चीज से दूरी बना रहे हो। ओके, तो मोटर व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ड्रिंकिंग इन टाउन सेंटर, मतलब टाउन के सेंटर में मोटर व्हीकल चलाना जो है ना, निषेध है, मना है, परहेज है। तो अबस्टेन और प्रोहिबिट दोनों का हिंदी एक ही है लगभग लगभग, तो दोनों के साथ प्रीपोजिशन एक ही आ रहा है, याद रखेंगे। इंसिस्ट मतलब जिद करना किसी चीज पे, हट जाना मतलब हट जाना, हट जाना नहीं हट जाना, मतलब कि ना ना ये तो करबे करेंगे, तुम कर लो, नहीं हमको करना ही है। गार्जियन कहते ना नहीं इसका मत करो, ना ना तो करबे करेंगे, वही है। इंसिस्ट के साथ ऑन आता है। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग अब्रॉड, मतलब वो ना विदेश जाने के लिए एकदम जिदियाई है। कहते ना कि जिदियाओगे ज़्यादा मारेंगे कान के नीचे सुधरिए जाओगे, हमारे यहाँ बोलते हैं इसे, हम बचपन में ऐसे बोले, ज़्यादा जिदियाई तो देंगे कान के नीचे सुधर जीवे, ठीक है, वही चीज़ है। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग अब्रॉड, बचपन में नहीं कहते थे कि मेरे को चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, तो वो होता है जिद जाना, इंसिस्ट हो जाना। तो किसी चीज़ पे आप जिद कर देते हो, हट कर देते हो, दैट इज इंसिस्ट ऑन। आगे बढ़ते हैं। 76 करें ना, डाई ऑफ, किसी चीज से जब मर रहे हो बीमारी से, तो यहाँ पे क्या होगा, डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन, और रियली में आप बीमारी से नहीं मर रहे हो, किसी एक्सीडेंट से या फिर किसी और फैक्टर से डेथ हो रही है किसी की, तो डाई फ्रॉम, ठीक है। तो एक्सीडेंट से या फिर किसी अन्य कारण से मर रहे हो, तो वहाँ पे डाई के साथ फ्रॉम होता है। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, यहाँ पे कैंसर से मर रहा है, तो वो इंसान, तो ऑफ यूज किया हमने,
और वो हंगर से मर रहा है, सी डाइड फ्रॉम हंगर, कोई मान लो भूख से मर रही है तो डाइड के साथ फ्रॉम यूज किया, फिर एक्सीडेंट से डेथ होता तो फ्रॉम यूज कर लेते। ओके, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक होना। ओके, डेट्रीमेंटल के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा नमी वाली जो होती है ना वेदर क्या होती है ना, वो डेट्रीमेंटल होती है, हेल्थ के लिए हानिकर होती है। अब मैंने बोला एलिजिबल के साथ, देखो एलिजिबल के साथ होता है योग्य होना किसी चीज़ का, तो उसके साथ फोर लगता है, और वहीं पे कैपेबल के साथ ऑफ लगता था ना, तो ध्यान से सुनना, उसका मतलब ये था योग होना। अब मैं एलिजिबल के साथ बोलूँ, पाकिस्तान इज एलिजिबल फॉर बेगिंग कंपटीशन। अब मान लो कोई भिखारियों का कंपटीशन हो रहा हो, तो वहाँ के लिए कौन सा सबसे योग्य कौन सा देश होगा, तो पाकिस्तानी होंगे जो हर जगह भीख मांगते हैं। इसलिए मैंने बोला पाकिस्तान इज एलिजिबल फॉर बेगिंग कंपटीशन, मतलब वो भीख मांगने कंपटीशन के लिए योग्य है पाकिस्तान, क्योंकि आज देखो उसका वही हाल है, हर जगह जाके कटोरा लेके पहुंच जा रहा है। वहीं पे मैंने बोला ना कंप्राइज, तो कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है एक्टिव फॉर्म में अगर आएगा तो। एक्टिव पैसिव का मैंने फर्क बता दिया, लेकिन वही कंप्राइज अगर पैसिव फॉर्म में है तो कंप्राइजेस ऑफ प्रीपोजिशन होता है, जिसका मतलब होता है समावेश होना। जैसे दिस चैप्टर कंप्राइजेस मैनी क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर है ना, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब उस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन की समावेश है वो चीज़। अगर लेकिन मैं ये बोलूँ ना मैनी क्वेश्चन आर कंप्राइजेस ऑफ दिस चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन का समावेशन किया गया है, तो ये पैसिव में है, तो उस सिचुएशन मैंने कंप्राइज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज कर रखा। एक्टिव में नो प्रीपोजिशन और पैसिव में ऑफ प्रीपोजिशन। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, एडमिटेड के साथ क्या करोगे आप। एडमिटेड मतलब दाखिल होना, टू प्रीपोजिशन होता है, जैसे आफ्टर गेटिंग इंजर्ड ही वाज एडमिटेड टू। ओके, तो ये चीज़ ध्यान देना, हॉस्पिटल मतलब इंजर्ड होने के बाद उसको कहाँ एडमिट किया गया, वहाँ पे किया गया हॉस्पिटल में, तो एडमिट के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। देखो लीव के साथ तीन प्रीपोजिशन आते हैं, इन, ऑन और बाय। अगर मान लो किसी जगह पे रहने के बारे में बात की जा रही है तो लीव इन होता है। ओके, अगर मान लो लीव ऑन का यूज कब करेंगे हम लोग, अगर वो मान लो खाने पे, किसी चीज के खाने के ऊपर जीवन आपका चल रहा है, खाने पे खाना के सहारा अगर जिंदगी गुजर रहा है तो लीव ऑन करेंगे। और मान लो किसी आय के बारे में या फिर जीवन गुजारना है ना किसी चीज के ऊपर, तो लीव बाय का यूज करेंगे। जैसे देखो एग्जांपल्स मैंने दिया, बर्ड्स लिव इन नेस्ट, बर्ड्स कहाँ रहती हैं, घोंसले में रहती हैं, तो मैंने कहीं पे स्थान की जिक्र कर दिया प्लेस पे, तो इन। बर्ड्स लिव्स डैश फ्रूट्स, मतलब मैंने ऑन फ्रूट्स, मतलब बर्ड्स क्या खाकर जिंदा रहती हैं, तो फ्रूट्स खाकर, तो जब कुछ खाकर जिंदा रहना तो ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ वी लिव डैश या फिर वी लिव बाय कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, मतलब हमारी जो जीवन होती है किस चीज़ पे टिकी हुई है, हमारे जो अपने रीति रिवाज हैं उन चीज़ों पे। तो हम ना तो खाना ना प्लेस, किसी और चीज़ के सहारे हम जब जी रहे हैं तो बाय का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। खाने पीने के बारे में अगर बात की जाए तो ऑन का, और कहीं रहने के बारे में बात करेंगे तो इन का। तो लीव के साथ ये तीन प्रीपोजिशन आते हैं, तीनों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। और एक होता है इंटरेस्टेड, मतलब किसी चीज़ में दिलचस्पी है आपकी, तो उनके साथ इन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मैं म्यूजिक में इंटरेस्ट हूँ, तो इनका यूज़ करोगे आप। ओके, और बाकी खत्म हो गई। अब 82 थी यहाँ पे, बाकी तो ये 100 के करीब होगी। बहुत सारे में आपने देखा होगा दो दो भी थे, बट ना चाहते हुए भी 47-48 मिनट की वीडियो बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसकी पीडीएफ जो होगी ना प्रीपोजिशन की, वो फ्री में दे दूंगा, और बाकी जो हमारी पेड पीडीएफ है इसको मैं फ्री में नहीं दूंगा। ये सारी पीडीएफ को आपको बाय करना पड़ेगा व्हाट्सअप करके, और हमारे टीम मेंबर होगी वहाँ पे, आप पेमेंट करके आप ले लो। और एग्जाम से पहले इनको बना कर ही जाना, मेरी जो है ना आपसे रिक्वेस्ट नहीं है, ना ही मैं आपको वो कह रहा हूँ, ठीक है। आप बना के जाओगे, ये आपके लिए 100% हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरे कंटेंट कहीं से भी ले लो आप, फ्री वाली ले लो, पेड वाली ले लो, वेस्ट नहीं जाता है भैया, वो पता है, वो हमेशा बीबीआई होता है। बाकी आप समझ गए होगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।